करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में हमने कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, उसका रिलेशन जो कि धारा से उसका क्या संबंध होता है ना, अपन वेग का वो पढ़ा हमने। अपन वेग और विभवांतर में क्या संबंध होता है, लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा। इसके बाद में जैसा कि मैंने कहा आज एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं ताकि अपन वेग को थोड़ा और समझ सकें हम। तो एक एग्जाम्पल आपके पास में, उस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि आपके पास में एक 1.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का एक वायर है तांबे का, ठीक है। तांबे का तार है जिसमें कि 1.5 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। तो हमें क्या निकालना है, उसका अपवन वेग ज्ञात करना है। और इस अपवन वेग से और क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं अलग से, जो हमको समझने हैं, जो फैक्ट है, वो भी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमें दिया क्या गया है, एक तो तांबे का घनत्व दिया गया है जो कि कितना है 9.0 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और दूसरा हमको परमाणु द्रव्यमान जैसा कि 63.5 U इसका होता है। तो अब हमें जो निकालना वो है Vd। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अगर आपको धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है और उसके हिसाब से Vd निकालनी है, धारा के हिसाब से अगर Vd निकालनी है, तो उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला था I = NEA Vd, और Vd = क्या हो जाएगा हमारे पास में I/NEA, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास में I की वैल्यू है, हमारे पास में A की वैल्यू भी है, हमारे पास E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ इसको भी लिख देते हैं गिवन में। E = होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। हमें क्या चाहिए, N क्या है, क्योंकि N जो है वो पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ठीक है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अब हम ये बता रहे हैं कि अगर मेरे पास में ये 63.5 ग्राम तांबा है, तो उसके अंदर तांबा या कॉपर लिख सकते हैं इसको, तांबा में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर। वैसे 6.023 होता है, हमने इसको इंटीजर में इस तरीके से ले लिया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो ना। तो इतने हमारे पास 63.5 ग्राम में हमारे पास में 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। और हर एक परमाणु के पास में हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक परमाणु जो है वो धारा प्रवाह के लिए एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। तो 63.5 इतना दे रहे हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे परमाणु की संख्या, 1 ग्राम में हमारे पास में हो जाएगी 6.0 × 10⁻23/63.5। 1 ग्राम में इतनी हो गई। तो अब पूरे आयतन में कितनी हो गई, आयतन ये रहा हमारे पास में, घनत्व से इसको इंटू कर दीजिए, तो पूरे आयतन में जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो सब आ जाएगी, है ना। अतः संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या, अगर एक परमाणु इतना दे रहा है, एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 ग्राम में इतने परमाणु है ना। और इस आयतन में कुल परमाणु इतने हो जाएंगे, इससे इंटू करने के बाद में इतने इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे प्रति एकांक आयतन में। तो हमारे पास में संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो 6.0, इसको n लिख देते हैं, जिसे हम प्रति एकांक आयतन की बात कर रहे हैं, या प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। 6.0 × 10⁻23
63.5 और इसको हम इंटू कर देंगे जो हमारे पास में घनत्व आया है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि प्रति एकांक आयतन में आपके पास में कितने ग्राम है, 9 × 10⁻³ ये इसका घनत्व है। ठीक है, तो 9 × 10⁻³ इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 8.5 × 10⁻28। ठीक है, इतने परमाणु प्रति एकांक आयतन में है, यानी कि प्रति मीटर क्यूब इतने हमारे पास में पड़े हैं। तो n की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू पड़ी है हमारे पास में। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में क्या वैल्यू आती है, अतः i इज इक्वल टू Vd है आपके पास, Vd इज इक्वल टू i की वैल्यू हमारे पास में होगी 1.5 एम्पियर। उसके बाद n कितना है, तो 8.5 × 10⁻28 और E कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद में आपके पास में है A यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, वो है आपके पास में 10⁻⁻17। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास में वैल्यू आती है समथिंग 1.1 × 10⁻⁻³ मीटर/सेकेंड। तो हमारे पास में जो Vd आया है यानी कि अपवन वेग, वो अपवन वेग हमारे पास में आ गया है 1×10⁻³ मीटर/सेकेंड, यानी कि ये हो गया 1 मिलीमीटर/सेकेंड, 1 मिलीमीटर/सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब Vd आने के बाद में हमारे पास में कुछ रिजल्ट इस तरीके से कि ये जो Vd है, हम ये मानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की गति 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। मतलब ये कहते हैं कि अगर मैंने बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का वेग देखा, या है ना, तो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का वेग जब Vd की बात की जाए तो कितना आया, 10⁻³ मीटर। यानी कि विद्युत क्षेत्र के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं 10⁻³ मीटर/सेकेंड की वेग से। तो फिर हम जब कभी अगर सपोज कीजिए कि एक वायर है आपके पास में 1 मीटर लंबा, उस 1 मीटर लंबे वायर में इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 15 to 18 मिनट लगेंगे। यानी कि अगर दीवार पे कोई वायर है 1 मीटर लंबा, स्विच जो है वो 1 मीटर, एक सिरे पे स्विच है, दूसरे सिरे पे आपके पास बल्ब है, तो स्विच जैसे ऑन करोगे तो बल्ब को जलने में कितना, ऑन होने में कितना टाइम लगना चाहिए, 15 से 18 मिनट। लेकिन अचानक से एकदम से बिना किसी टाइम लैग के वो क्या करता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझना। अगर इस वेलोसिटी की बात करेंगे तो कितना लगेगा, 15 से 18 मिनट। ठीक है, परंतु विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि एक एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी विदाउट मास, ऊर्जा का प्रभाव होता है बिना किसी द्रव्यमान के, तो हम इसे क्या कहते हैं, तरंग। पिछले साल पढ़ी थी हमने तरंग। और ये तरंग कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र का वेग जो है वो कितना होगा, 3 × 10⁻⁸ मीटर। ऊष्मीय वेग हमने कल बताया था आपको इलेक्ट्रॉन का, वो होता है ऑलमोस्ट 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड। तो ये अपवन वेग जो है वो इससे भी कम है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 1 मीटर लंबे तार में इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में 18 मिनट, 15 से 18 मिनट कुछ लगना चाहिए। लेकिन फिर भी हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है ना, बिना किसी टाइम लैग के, बिना किसी काल पश्चता के, बिना किसी टाइम को कंज्यूम किए, है ना। अब हमें ये पता लगाना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये समझना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो हमारे घरों में पानी का टैंक होता है ऊपर छत पे, है ना, उसकी बात करते हैं। पानी के टैंक से, यहाँ पे पानी का टैंक है आपके पास में, इस पानी के टैंक से एक पाइपलाइन जा रही है नीचे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में वो लगा है टैप, जिसको आप घुमाते हैं और फिर क्या होता है,
पानी नीचे गिरता है। ठीक है, हम ये सपोज कर रहे हैं पानी है तब की बात है। अब इसमें अगर पानी है तो टैप को जैसे ही ऑन करोगे क्या होगा, पानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, परंतु अगर ये खाली है उस कंडीशन में हम इसे फिर दूसरी ओर से मोटर चला के क्या करेंगे, पानी को भरेंगे। पानी यहाँ तक आएगा, हम टैप को ऑन करेंगे तो क्या टैप को ऑन करते ही इसमें से पानी आ जाएगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले से खाली पड़ा है। तो पानी पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद में नीचे इसमें से निकलेगा। तो इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, 4 सेकेंड 5 सेकेंड कुछ तो लगेंगे, है ना। लेकिन अगर पानी पहले से ही इसमें है तो टैप ऑन करते पानी नीचे आ जाएगा, नल चलाते पानी आ जाएगा आपके। ऐसा ही होता है इस तांबे के अंदर भी, किसी भी धातु के अंदर बात करें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस सिरे से इस सिरे तक एक समान रूप से पड़े हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र गति करता है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों के पास एक साथ अपवहन वेग आता है, एक साथ एनर्जी मिलती है सभी को। तो एक साथ अपवहन वेग आता है तो उस कंडीशन में जितने, सपोज कीजिए पर्टिकुलर एरिया है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप नहीं रहता है। और जो बल्ब हम शुरू करते हैं, जो हम स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद में बल्ब अचानक से मतलब हाथों हाथ ही जल उठता है। तो सेम पाइप वाला सिचुएशन यहाँ पे होता है। ठीक है ना। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इतनी कम होने के बावजूद भी क्या होता है कि बल्ब अचानक से मतलब हाथों हाथ जलता है स्विच ऑन करने पर। अब आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कुछ निष्कर्ष जो थे वो फैक्ट पे है ना। ये सत्य आधारित फैक्ट है, ये सत्य आधारित घटनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। समझने के कई तरीके हैं, आप अपने तरीके से भी इसको समझिए। आगे हमारे पास में है ओम्स लॉ। 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे शुरुआत करते हैं और 12th क्लास में क्या पढ़ेंगे उसको अंत करते हैं इसका। ओम्स लॉ ओम का नियम क्या कहता है। 10th क्लास की बात करें तो हमारे पास में ये था कि एक चालक तार है, चालक तार पे 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी। ए पॉइंट पे वो होता है वी ए, बी पे होता है वी बी। ठीक है, बीच में करंट फ्लो होती है। तो जो विभवांतर होता है वी बी माइनस वी ए, वो हमारे पास में समानुपाती होता है आई। इससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट यह कहता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे मतलब ना तो उसकी लंबाई बदले, ना उसका क्षेत्रफल बदले, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, उसके अलावा ना उसका घनत्व बदले और ना ही उसका टेम्परेचर बदले। ये 4 चीज़ें कभी नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, लंबाई, एरिया, घनत्व, टेम्परेचर नियत होती है। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है तो उस स्थिति में चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, जब भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है तो क्या होता है, चालक में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती को हटाते हैं तो हमारे पास में आता है कांस्टेंट आर। आर को कहा जाता है प्रतिरोध। ठीक है, नियतांक है, समानुपाती नियतांक है ये, समानुपाती नियतांक। प्रतिरोध मात्रा किसका, क्योंकि R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि V और I में क्या होता है, रैखिक संबंध होता है। तो 2 तरीके से इसके ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, X और Y। अगर आप Y पर V और X पर I ले रहे हैं तब भी यह आएगा। लीनियर संबंध है, रेखीय संबंध है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि धारा के अल्प मान के लिए ही ये रेखीय संबंध रहेगा। अगर धारा का मान उच्च होगा तो चालक का टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे क्या होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर ये रैखिक संबंध नहीं रहेगा। तो अल्प मान की धारा के लिए किसी भी चालक में V और I के बीच में रैखिक संबंध होता है। ये थीटा
ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो स्लोप होता है tan थीटा वो V अपॉन आई होता है, और यह किसको बताता है? प्रतिरोध को बताता है, ठीक है। अब इसी को ध्यान से देखें, अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पे दो ग्राफ बनाऊँ, एक ये और एक ये, तो मान लीजिए कि ये T1 टेम्परेचर वाला है, ये T2 टेम्परेचर वाला है, θ1 θ2 कौन ज़्यादा है? θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो हमेशा ध्यान रखिए R1 जो प्रतिरोध होगा वो R2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि T1 टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा हुआ है। थोड़ा जल्दी हो गया। देखो, अगर आपके अलग अलग टेम्परेचर पर ये ग्राफ अलग अलग बने तो जिसके लिए स्लोप की वैल्यू ज़्यादा आई है वो टेम्परेचर ज़्यादा है ना, उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो अलग टेम्परेचर पे प्रतिरोध अलग आएगा, टेम्परेचर के अनुसार प्रतिरोध को बदलना होता है। उसके अलावा दो चीज़ें और होती है जिस पर बदलता है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, कभी कभी ये ग्राफ ऐसे नहीं बना के इस तरीके से बनाया जाता है। y एक्सिस पे i ले लिया, x एक्सिस पे इसने ले लिया v, ठीक है। इस बार इसने क्या किया कि यहाँ पे जो स्लोप बनाया, ये तो हो गया डेल i, ये हो गया डेल v, ठीक है। इसको भी यूँ लिख सकते हैं अपन, ये डेल v हो जाता है, ये डेल i हो जाता है। अंतर इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में अंतर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो थीटा होता है उसका व्युत्क्रम, यानी कि आप कह सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या करता है? अब प्रतिरोध को बताता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि tan थीटा यानी कि स्लोप का व्युत्क्रम i अपॉन v 1 अपॉन r, ये बताता है। दोनों ही सही है। हम अधिकतर ये वाला ग्राफ बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी आता है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर पे जो आपके क्वेश्चन है वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाइज में। हमने क्या पढ़ा है कि जब चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति में चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ बैटरी लगा दूँ तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, यानी कि VA ये प्लस वाला है, VB ये माइनस वाला है। अब अगर ये विभवांतर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि अपवन वेग बढ़ेगा, हमने कल पढ़ा था। तो ऐसे इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें पता है कि प्रतिरोध कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक नहीं पढ़ा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? क्योंकि ओम्स लॉ है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। वीमा जो होगी वो V और I की आप भाग दे के निकाल लेना। तो हमारे पास में जो मात्रक है वो क्या है? ओम है, ठीक है। प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है उन कारकों की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता प्रतिरोध तीन चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करेगा आपके हाथ में। चौथी चीज़ उसकी प्रकृति होगी, मतलब पदार्थ की प्रकृति होगी, है ना। पहली चीज़ लंबाई के समानुपाती होगा। दूसरी चीज़ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि R समानुपाती 1/πr²। तो हमारे पास में जो R होगा वो R यानी कि जो त्रिज्या होती है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों के बाद में हमारे पास में जो तीसरा होता है वो होगा हमारे पास में। अच्छा, इससे एक फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। तो R समानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती A। समानुपाती को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा रो। इस रो को नाम दिया गया है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे प्रतिरोधकता को? इसको डिफाइन करने का तरीका देखते हैं। देखो, यदि L इज इक्वल टू 1 मीटर यानी कि एकांक, और A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर यानी कि एकांक, दोनों ही एकांक हैं, यूनिट है, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, ठीक है। तो एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल का प्रतिरोध या की प्रतिरोधकता, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले
किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। बहुत सी बार इसका मात्रक पूछा गया है प्रतिरोधकता का। तो देखो, अगर मुझे प्रतिरोधकता का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू RA/L। R का मात्रक होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर और L का होता है मीटर। तो हमारे पास में क्या मात्रक हो गया, ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है रो इंटू मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तीसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वो है पदार्थ की प्रकृति। कैसे भाई, तांबा, चांदी, सोना अलग अलग प्रतिरोधकता के होते हैं। जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है उसमें धारा का मान अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे अधिक चालक कौन है, चांदी। लेकिन चांदी के तार तो लगा नहीं सकते, इसलिए काम में क्या लगते हैं अक्सर, तांबा। और आजकल यूज़ में आने वाला क्या है, एल्यूमिनियम, सबसे सस्ता। ठीक है, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा एल्यूमिनियम। तो चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अधिक चालक यही है। तीन चीज़ें याद रखें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ नोट जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इसका एक और चालकता के बारे में बताया था। प्रतिरोधकता के बाद में होता है चालकता, और चालकता जो होता है वो व्युत्क्रम होता है प्रतिरोधकता का। यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। सिग्मा चालकता और रो प्रतिरोधकता। मात्रक क्या हो गया, प्रति ओम प्रति मीटर। ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें नोट क्या करना है कि जो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी विशिष्ट चालक के, एक पर्टिकुलर चालक की बात करते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता उसकी ज्यामिति पर डिपेंड नहीं करती है, ज्यामिति पर निर्भर नहीं करती है। केवल किस पे डिपेंड करती है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो ज्यामिति पर निर्भर नहीं करने का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि आपके पास में एक चालक है जिसका प्रतिरोध R है। हमने इस चालक के दो टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद में हमने इसमें परिवर्तन क्या किया, ये पहले L लंबाई का था और A अनुप्रस्थ काट का था। हमने क्या किया, एरिया तो बढ़ा दिया इसका, एरिया तो इसका बढ़ा दिया हमने और डबल कर दिया, 2A कर दिया एरिया। ठीक है, यानी कि जो अब नया एरिया है A डैश वो कितना है, 2 है, और चालक की लंबाई को कम कर दिया। तो अब नई जो लंबाई इसकी जो है L डैश, वो L डैश कितनी है, पहले के मुकाबले आधी। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू A डैश, सॉरी फॉर्मूला क्या है वहाँ से, रो तो विशिष्ट गुण है, यानी कि पदार्थ एक ही है तो रो का मान एक ही रहेगा दोनों के लिए। तो रो L/2 अपॉन 2A। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया रो L अपॉन A 1/4। ये चीज़ वापस क्या है, रो L अपॉन A, यानी कि पहले जो था प्रतिरोध वो है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू R/4। प्रतिरोध कितना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया। तो अगर इसकी ज्यामिति में परिवर्तन किया जाता है तो प्रतिरोध 4 गुना कम हो जाता है। परंतु प्रतिरोधकता कितनी है, इसकी प्रतिरोधकता कितनी है, रो, तो इसकी भी कितनी है, रो, तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती, वो हमेशा एक समान ही रहती है। समझ गया बात को। तो ये इस तरीके से हमारे पास में होता है। ये 10th क्लास के हिसाब से हमने पढ़ा है अभी तक। 12th क्लास का डेरिवेशन अब चालू होगा अपने, तो हम 12th क्लास के हिसाब से इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, 3 नंबर का या 2 नंबर का, और 2 पार्ट में डिवाइड होके बनता है। कभी आधा पूछ लेते हैं, कभी पूरा पूछ लेते हैं।
तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में ओम के नियम की उत्पत्ति। डेरिवेशन है, देखते हैं। क्वेश्चन अगर आए आपके पास में ओम के नियम की उत्पत्ति का, तो आप पहले वाला नहीं लिख सकते हैं, वो अभी जो कर रहे हैं अपन वो लिखेंगे। तो देखो ओम के नियम की उत्पत्ति करते हैं अपन। हम जानते हैं, ऐसे शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? जब किसी चालक में आई धारा प्रवाहित होती है तो उसका वीडी से संबंध होता है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। होता है नहीं होता? पता है हमें। तो जब किसी चालक में आई धारा प्रवाहित होती है तो उसका अपवहन वेग से संबंध कितना होता है? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। साथ ही धारा घनत्व हमें पता, वो धारा घनत्व हमारे पास में होता है जे। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो समीकरण 1 का मान रख दो। जे इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया हमारे पास में, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बचा? एन ई वी डी, ये बच गया। ए से ए कैंसिल होने के बाद में ये बच गया। अब वी डी क्या होता है? क्योंकि वी डी इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम और विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हमारे पास भी क्या है? ई टो एम। एक्चुअली फॉर्मूला था ई अपॉन एम इंटू टो, तो हम ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके फॉर्मूले को उठा के समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में वी डी का मान रखने पर, वी डी का मान रखते हैं हम समीकरण 2 में, तो हमारे पास में जे कितना आ जाएगा? जे इज इक्वल टू एन ई। वी डी का मान रखिए तो ई टो एम कैपिटल ई, ठीक। ई और ई स्क्वायर बन गया। और जे इज इक्वल टू आपके पास में हो गया एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम और ई। ई को अलग रहने का क्या मतलब है? अलग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ फॉर्मूले में देखो, यहाँ ये समीकरण नंबर 3 कर देता हूँ। यहाँ एन ई एम नियत है, फिर टो का क्या करें? टो किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, तो वो भी नियत हो गया क्योंकि पदार्थ एक ही है हमारे पास में। तो ये भी क्या है? नियत है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। अब बचा कौन? ई। तो हम पूरी चीज़ जो ये नियत है इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अतः जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ सिग्मा हमारे पास में क्या है? एन ई स्क्वायर टो अपॉन एन। इसको कहते हैं चालकता। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो ये पदार्थ की क्या है? चालकता है। और ये समीकरण नंबर 4 अक्सर यहाँ तक पूछा गया है। इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, यानी कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहलाती है। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। अक्सर यहाँ से पूछा गया है कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई तक ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो आप ओम के नियम की उत्पत्ति इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखें। याद तो करने की जरूरत नहीं, वो तो क्या समझ में आ जाएगा जब डेरिवेशन करोगे। ध्यान में रखें कि ये टो पर डिपेंड किस प्रकार कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म का हीरो हमारे पास में टो है। चालकता, प्रतियोगिता, प्रतिरोध सबके लिए क्या होता है? टो क्या है? विश्रांति काल। विश्रांति काल मतलब टक्करों के मध्य लगने वाला समय। अगर ताप बढ़ाया जाता है, चालक की बात कर रहा हूँ, अगर ताप बढ़ाया जाता है तो टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी? ठीक है, टक्कर जल्दी जल्दी होगी। हम ये मान के चल रहे हैं टक्कर जल्दी जल्दी होगी, तो टक्करों के बीच में जो समय लगेगा वो कम होगा। अगर ये कम हो गया तो चालकता पदार्थ की कम होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी भी चालक में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, वरना वो गर्म होगा तो विश्रांति काल का मान कम हो जाएगा। कम होगा, टक्करों के बीच लगने वाला समय बता रहे हैं हम, वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो चालकता कम हो जाएगी और
जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है, तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, तो धारा बहना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ हम आज यहाँ तक आधी पढ़ते हैं, बाकी की आधी चीज़ हम कल पढ़ेंगे।